नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्टूडियो में मेरे साथ हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। मैं और अंशुमान जी हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपके लिए लेकर आए हैं इकोनॉमिकम का नया संस्करण। हर सप्ताह की तरह इस बार भी इकोनॉमिकम की शुरुआत होगी अर्थात से। उसके बाद होंगे आपके सवाल जवाब, आपकी इनकम की बात, किस्सों के एक सिक्के से पर्दा उठाएंगे अंशुमान जी, और अंत में बताएंगे एक खास किताब के बारे में, कौन सी किताब वो पढ़ रहे हैं या कौन सी किताब वो हमें बताना चाहते हैं। चलिए निकलते हैं इकोनॉमिकम के सफर पर और चर्चा करते हैं अर्थात की। इस हफ्ते अर्थात का शीर्षक है महंगाई के आर पार, यानी कि महंगाई पर चर्चा हो रही है। और अब आप अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि महंगाई एक ऐसी चीज है, आप अमीर हों, गरीब हों, छोटे हों, बड़े हों, किसी भी आय वर्ग में हो, किसी भी आयु वर्ग में हो, महंगाई आपको छूकर गुजरती जरूर है। अंशुमान जी, इस बार के अर्थात की जो शुरुआत कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मंदी से डर नहीं लगता साहब, महंगाई से लगता है। सर, यानी महंगाई मंदी से भी बड़ी हो गई। अर्थात के इकोनॉमिकम के संस्करण में आपका स्वागत है। पिछले दो तीन एपिसोड से शुभम हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की चर्चा कर रहे थे। हमने कच्चे तेल की कीमतों की संभावनाओं पर चर्चा की। हमने दुनिया में धातुओं की कीमत और करेंसी के रिश्ते कैसे बदल रहे हैं इस पर चर्चा की। इन दोनों चर्चाओं के भीतर भी कहीं ना कहीं अंडरटोन में वो बात छिपी हुई थी जो भारत के लिए, जिस पर बात करना ज़रूरी है। अक्सर लोग पूछते होंगे शुभम, या आपसे भी पूछते होंगे कि हम लोग लगातार इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर, मनी सेंट्रल में, इकोनॉमिक कम में बार बार चर्चा क्यों करते हैं और क्यों इसे अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग रोशनी में इसकी परतें खोलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के लोग और पूरी दुनिया के लोगों के लिए यही सिर्फ एक वो चीज़ है जिससे उनकी ज़िंदगी का सब कुछ तय होता है। उनकी ज़िंदगी की दवाई, उनकी पढ़ाई, उनका इलाज, उनकी इनकम, उनकी बचत, ये सारी चीजें सिर्फ एक चीज पर निर्भर होती हैं कि उस देश में और उनकी जेब के लिए उनकी जिंदगी जीने की लागत क्या है। और इसलिए ये जो डायलॉग कि मंदी से डर नहीं लगता, महंगाई से लगता है, इसके पीछे एक छोटा सा किस्सा है। लंदन और अमेरिका के बाजारों में अपनी पिछली कुछ यात्राओं के दौरान जब मैंने बात करने की कोशिश की और जनरली लोगों से पूछा कि आपके लिए सबसे बड़ा डर क्या है। युद्ध कल हो जाएगा तो रोक ही नहीं सकते हैं कोई, लेकिन युद्ध जहां होगा उसके आसपास की अर्थव्यवस्थाओं में असर पड़ेगा। मंदी बोले वो आती रहती है साइकिल है, इकोनॉमी का एक साइकिल है जिसमें थोड़ी बहुत तो मंदी कभी ना कभी आती है। उनका कहना था कि यहाँ किसी भी मार्केट के किसी भी कॉरिडोर में कोई ये बोल दे इन्फ्लेशन आने वाली है, महंगाई आने वाली है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, तो बाजारों की बोटी कांप जाती है। पूरा बाजार, पूरा इकोनॉमी बिल्कुल थर्रा जाता है कि महंगाई का नाम मत लीजिए। उनका मानना है कि साहब अर्थव्यवस्था में सर्दी गर्मी लगी रहती है, साइकिल्स चलते रहते हैं। पश्चिम में के देशों को, यूरोप को और अमेरिका को सबसे ज़्यादा डर, और भारत को लगना चाहिए, भारत को नहीं लगता, भारत के लोगों को, भारत की सरकारें उतनी संवेदनशील नहीं हैं, क्योंकि उनके पास, यूरोप और अमेरिका के पास युद्ध और महामंदी और महामारी से भी ज़्यादा भयानक यादें महंगाई की उनके अतीत में। और इसीलिए मनी सेंट्रल की एक चर्चा में हमने कहा था कि अमेरिकी फेडरल बैंक को जो सबसे कठिन फैसला लेना था कि उसे ग्रोथ बढ़ानी चाहिए या महंगाई कम करनी चाहिए, उसने कहा ग्रोथ नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम महंगाई कम करेंगे, चाहे ब्याज दरें बढ़ानी पड़े, लेकिन हम महंगाई कम करेंगे। वो उसकी वजह अमेरिका ने 1964 के बाद जो महंगाई देखी थी, उसने सेकेंड वर्ल्ड के बाद जो पूरा मॉनेटरी सिस्टम बना था उसको ध्वस्त कर दिया था उस महंगाई ने। और 1974 में गेराल्ड फोर्ड अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी सरकार थी, और उन्होंने महंगाई को आधिकारिक रूप से देश की अर्थव्यवस्था का एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया था। और ये हमेशा के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व इकोनॉमिक सिस्टम का ये पार्ट हो गया कि उनके सेंट्रल बैंक और कुछ नहीं करेंगे, वो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इन्फ्लेशन कैसे रोकी जाए। तो जो लोग अर्थव्यवस्था को करीब से पढ़ते हैं या देखते हैं या फॉलो करते हैं, वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मंत्र शक्तिकांत दास से लेकर जेरोम पावल तक और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के या जापान के सेंट्रल बैंक के या बाकी सेंट्रल बैंक के मुंह से लगातार महंगाई रोकना सुनते हैं, ये वहीं से निकलता है। उसकी वजह यह है कि महंगाई बेकारी, गरीबी लाती है। गरीबी तुलनात्मक है, आपकी जितनी आय उस हिसाब से अगर ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ रही है तो आप गरीब हो रहे हैं। महंगाई बेकारी बढ़ाती है क्योंकि डिमांड कम करती है, बचत पे आपका रिटर्न कम कर देती है। भारत में तो बचतों को लेकर रिटर्न की बड़ी समस्या है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कंपनियों को कीमत बढ़ाने का मौका देती है। हम इस पर विस्तार से एक अर्थात और इकोनॉमिकम में हम चर्चा कर चुके हैं, और यही तीनों चारों चीज़ें आधुनिक पूंजीवाद के लिए किसी पाप से कम नहीं है। आधुनिक पूंजीवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीबी नहीं बढ़नी चाहिए, बेकारी नहीं बढ़नी चाहिए, बचत पर रिटर्न अच्छे होते रहने चाहिए, और कंपनियों को नाजायज रूप से
से कीमतें बढ़ाने का मौका नहीं मिलना चाहिए अगर बाजार में मांग और कमाई नहीं बढ़ रही। और इसीलिए दुनिया में जर्मनी से लेकर हंगरी तक दुनिया में हर देश के पास महंगाई का भयावह इतिहास है और इसलिए सारे देशों के बैंकर एकदम फायर ब्रिगेड मुद्रा में आ गए। अभी तक वो विटामिन का इंजेक्शन लिए घूम रहे थे, हर इकोनॉमी को, हर इंडस्ट्री को सस्ते पूंजी के इंजेक्शन लगा रहे थे, विटामिन दे रहे थे। सडनली उन्होंने मुद्रा बदली और सारे बैंकर आपको बड़े बड़े फायर ब्रिगेड जैसे दिखाई दे रहे हैं, जो वो सारी कोशिश कर रहे हैं जिससे कि महंगाई की आग कम हो। यूरोप और अमेरिका को देख लीजिए, ब्रिटेन में करीब 25 साल, यूरोप में 24 साल के, महंगाई में अमेरिका में 40 साल के हाईएस्ट लेवल पर जब इन्फ्लेशन पहुंची तो तुरंत चीप क्रेडिट खत्म कर दिया गया। फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरें बढ़ा दी। अगले 1 साल तक कर्ज महंगा करने का ये जो अनुष्ठान या ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है जारी रहेगा। अमेरिका ने तय कर लिया है कि वो ग्रोथ और रोजगारों की कीमत पर भी अपने लोगों की जिंदगी महंगी नहीं होने देगा, जो उनकी जेब में है उसकी कीमत नहीं घटने देगा, उनकी जिंदगी आसान करेगा। अब यहाँ मुझे एक सवाल अपने दिमाग में आता है जिस पर हम इस चर्चा में क्यों महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं। जब आपके दिमाग में आसपास हमेशा पेट्रोल डीजल की महंगाई, दवाओं की महंगाई, कपड़े की महंगाई, कच्चे माल की महंगाई, यहाँ तक कि मोबाइल और बाकी चीज़ों की महंगाई के बहुत सारी खबरें आपके आसपास तैर रही हैं। यूरोप और अमेरिका में शुभम, जहाँ असंख्य सेवाएं मुफ्त हैं, बड़ी सब्सिडीज़ हैं, कई सारी सुविधाएं सरकारें सस्ती देती हैं और इसके कारण उनकी इकोनॉमीज़ का वेलफेयर स्टेट है, वहाँ कभी कभार दशकों में कभी कभार महंगाई की दर 4-5% से ऊपर जाती है, कभी कभार, नहीं तो वहाँ महंगाई हमेशा एक सहनीय स्तर पर बनी रहती है। वहाँ की सरकारें महंगाई में थोड़ी बढ़ोतरी के कारण इतने पैनिक में आ जाती हैं कि वो पूरी दुनिया के बाकी अर्थव्यवस्थाओं को भी हिला देती हैं और उनको सबसे पहले उनके सारे बैंक सारा काम छोड़कर, सरकारें सारा काम छोड़कर महंगाई रोकने में लग जाती होंगी। तो भारत में लोगों का क्या हाल होता होगा जिन्हें जिद्दी महंगाई की आदत पड़ चुकी है। बिल्कुल, हमें लगातार उसकी आदत पड़ चुकी होगी, ये हमें समझना हमारे लिए ज़रूरी है। मैं भारत पे आने वाला था सर कि अगर महंगाई वाकई इतनी दर्दनाक है, इसके जो पुराने तजुर्बे इतने भयावह हैं, तो भारत में कभी ये क्यों गंभीर राजनीति में जो चर्चाएं होती हैं उनका केंद्र क्यों नहीं बनती? भारत की राजनीति स्वाभाविक रूप से हम उसे में कहें कि वो चुनाव केंद्रित राजनीति है, वो वेलफेयर केंद्रित या लॉन्ग टर्म कल्याण से संबंधित या लोगों की ज़िंदगी जीने की लागतों से ज़्यादा चुनावों पर केंद्रित होती है। और इसलिए हमारी सरकारें कभी ये जानना नहीं चाहती और कोई ऐसे आधिकारिक अध्ययन नहीं करती या नहीं बताती हैं कि महंगाई से गरीबी कैसे बढ़ती है। अगर आप भारत के आर्थिक विकास दर के चार्ट को देखें शुभम, आप लंबे चार्ट को देखें पिछले 20 साल 25 साल के, तो आपको बहुत कम साल ऐसे मिलेंगे जहां भारत की आर्थिक विकास दर से महंगाई की दर कम रही होगी। भारत का जीडीपी की से भारत में महंगाई की दर या तो उसके बराबर रही है, उसके ज्यादा ही रही, औसतन अगर आप देखें। और ये बहुत मोटा सा हिसाब है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी इनकम कितनी बढ़ती है एक देश के तौर पर और आपकी जिंदगी जीने की लागत एक देश के तौर पर कितनी बढ़ती है। और यही अपने आप में भारत की राजनीति को संवेदनशील बनाने के लिए पर्याप्त होता कि अगर वे ये बता सकते कि महंगाई वाली गरीबी कितनी भयावह है, कितनी गहराई तक बैठी हुई है और इससे हमारी जिंदगी पर कितना असर पड़ता है। हाल के फिलहाल के वर्षों में जब से उदारीकरण हुआ, कई सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज आई, उन्होंने अलग अलग तरीके से महंगाई के असर को नापना शुरू किया, जिसके बहुत सारे आंकड़े हमारे पास आते हैं। और वहाँ से जो कुछ नए आंकड़े हमारे पास आए जिन्हें हम आज बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आसपास महंगाई की चर्चाएं और महंगाई के तरीके के कील बरछे और नोक हमें चुभ रही हैं कि भारत में गरीबी बने रहने की या भारत में गरीबी बढ़ते जाने की पहली वजह यह नहीं है कि भारत के लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। पहली वजह इस बात की है कि भारत के लोगों की जिंदगी जीने की लागत लगातार बढ़ रही है और इसलिए वो गरीब हो रहे हैं और ये इसे रोका नहीं जा पा रहा है। महंगाई और खपत का रिश्ता बिल्कुल उल्टा है, हमें पता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो खपत टूटती है। ग्रामीण और नगरीय दोनों बाजारों में महंगाई और खपत और रोजगार में सीधा अंतर संबंध है। जितनी डिमांड है उतने ही एम्प्लॉयमेंट है, उतना ही निवेश है। इसलिए गरीबी और महंगाई के रिश्ते को आज हमें करीब से समझना जरूरी है, क्योंकि हम एक मंदी से बाहर निकल रहे हैं। क्रिसिल ने भी एक अध्ययन किया था 2021-22 के पहले 6 महीनों की महंगाई के बारे में, और उसने बताया वो अध्ययन चौंकाने वाला था हमारे सबके लिए, जिन लोगों ने उन आंकड़ों को करीब से देखा। और ये परतें तब खोली गई थी शुभम, तब तक रूस ने यूक्रेन पे हमला नहीं किया था।
तब तक कच्चा तेल $100-120 से ऊपर नहीं गया था, तब तक निकेल, स्टील, एल्युमिनियम की कीमतें बढ़ना नहीं शुरू हुई थी, और तब तक भारत की कंपनियों ने निरंतर लगातार कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की थी। यह अध्ययन उस समय का था जब ये सब कुछ हमारे सामने नहीं था। अब तो ये सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया और ये आगे होने वाला है। तब हमें ये समझना जरूरी है कि महंगाई हमारे जेब पर, हमारे भारत की समग्र गरीबी पर, लोगों की आबादी पर कैसे असर करती है। महंगाई परिवार के 3 सदस्य हैं। एक खाद्य है, फूड है, दूसरा ईंधन है, जो फ्यूल है, और तीसरा वो जो बुनियादी और कोर महंगाई है जिसमें कि ईंधन और खाद्य की कीमतें शामिल नहीं होती। यहाँ ये एक चीज़ और ध्यान रखना ज़रूरी है इसे समझने के लिए कि भारत में लोगों की इनकम का जो पूरा स्पेक्ट्रम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत व्यापक है। यहाँ भारत में 300 रुपये दिहाड़ी से लेकर और बहुत ऊंची आय वाले लोग आते हैं, और ये इनकम इनइक्वलिटी है। जिन देशों में आर्थिक असमानताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ सरकारों की पहली जिम्मेदारी ये होती है कि वो महंगाई को नियंत्रित रखे, क्योंकि आय असमानता में सबसे निचले स्तर पर खड़े हुए लोग कीमतों में बढ़ोतरी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये बात सरकारों ने नहीं बताई, लेकिन अब जो नए आंकड़े हैं जिन्हें हम आगे आपको बताएंगे उन पर हमें समझ में आएगा। इसलिए भारत के अलग अलग परिवारों पर महंगाई के असर अलग अलग हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद और रोजगार खत्म होने के कारण भारत में अंतिम आय में कमी के रोशनी में हमें यह समझना ज़रूरी है, 2 चीज़ें हमें अपने निगाह में रखनी है और उसके बाद हम इसका असर समझेंगे। एक, मार्च के आखिरी सप्ताह तक शुभम पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सभी तरह की धातुएं, दवाएं, हर तरह के साबुन, हर तरह के शैम्पू, पैक्ड फूड, मोबाइल, कपड़े, जूते सब महंगे हो चुके हैं। बिल्कुल। मार्च के आखिरी सप्ताह में जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और साल खत्म होने वाला है, तो जिस चीज पर आप हाथ रखेंगे, जिस चीज को आप छुएंगे, जिस चीज को आपके जीवन में जुड़ी हुई है, अस्पताल के पर्चे से लेकर और टेम्पो टैक्सी के किराए तक, सारी चीजें महंगी हो चुकी। पहला तथ्य में ध्यान रखना जरूरी है। और दूसरी चीज ये कि भारत में कोविड आकर गया, लॉकडाउन खुलने के बाद चीजें शुरू हो गई, इकोनॉमी में एक रिकवरी शुरू हुई, लेकिन बेरोजगारी में कोई उल्लेखनीय बड़ी कमी हमें नहीं दिखाई दी। शहरी और ग्रामीण मजदूरी में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। मनरेगा में काम मांगने वाले लोगों की संख्या उल्टे बढ़ गई है। क्रिसिल ने क्या किया? क्रिसिल ने महंगाई पे, हमारी ज़िंदगी पे, लोगों की ज़िंदगी पर असर की पैमाइश के लिए एनएसएसओ के एक्सपेंडिचर डेटा को, जो 2011-12 के सर्वेक्षण के आधार पर था, जो मासिक एक्सपेंडिचर डेटा है, खर्च का डेटा है, उसे सामने रखा। और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन है जिसे हम इसे इसलिए रेफर कर रहे हैं कि हमारे खर्च से हमारी महंगाई का सीधा रिश्ता है। उसे नापने की कोशिश की और उसने समझने की कोशिश की कि महंगाई के असर को लोगों की जेब और ज़िंदगी पर वास्तविक रूप से कैसा नापा जाए। उम्मीद थी कि सरकार ऐसा अध्ययन करती, सरकारें हमें बताती लगातार कि हमारी ज़िंदगी पर महंगाई का असर क्या होता, पर क्रिसिल ने हमको बताया। उसने नगरीय और ग्रामीण आबादी में 3 हिस्से किए लोगों के। 60% उपभोक्ता मध्यम खर्च के वर्ग में आते थे और 20% लोग सबसे निर्धन और सबसे ऊपर के वर्ग में आते थे। यह आंकड़ा क्रिसिल ने निकाला भारत के कंजम्पशन सर्वे के आधार पर, जो सरकार की एजेंसी एनएसएसओ करती, और उसके आधार पर वो यात्रा शुरू हुई, जिस यात्रा में पता चला कि कहाँ महंगाई ने किसकी कितनी जेब काटी है और किसकी जिंदगी को कितना प्रभावित किया है। बिल्कुल। और ये अध्ययन ये भी बता रहा है कि जो मिडिल क्लास है, जो मध्य वर्ग है, वही भारत का सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे ज़्यादा उपभोक्ता वहीं आते हैं। सर, क्या पता चला फिर इस अध्ययन से कि महंगाई सबको क्या एक साथ प्रभावित नहीं करती है? सबको एक साथ प्रभावित नहीं करती। और इसके लिए हम चलते हैं, सबसे पहले अगर आप किसी गांव में हैं तो आपके गांव में जो गरीब और मजदूरों का टोला है, जो बस्ती है, उस तरफ निकलिए और वहां जाकर इसे समझने की कोशिश करिए, और तो हमें पता चलेगा कि कौन कितना पीड़ित है महंगाई से। शुभम, अनाज, फल और सब्जी जो 20% ग्रामीण निर्धन उपभोक्ता हैं, कम आय वाले उपभोक्ता हैं, जिनको आप अलग अलग तरीके से निर्धन भी कह सकते हैं, ईडब्ल्यूएस भी कह सकते हैं, मिनिमम आय वाले लोग भी कह सकते हैं। ये गरीब नहीं है, गरीबी की रेखा से ऊपर की बात है। जो गरीब हैं, जो पूरी तरह गरीबी की रेखा से नीचे, उनके लिए तो सस्ते अनाज और बाकी चीज़ों की व्यवस्था। ये वो लोग हैं जो गरीबी की रेखा से ऊपर हैं पर निर्धन आय वर्ग के हैं। यहाँ अनाज, फल और सब्जी इनकी का सबसे बड़ा खर्च का हिस्सा है। अनाज, फल और सब्जी की कीमतें, अगर आप महंगाई का आंकड़ा पिछले दिनों में देखें तो उतनी नहीं बढ़ी, बल्कि हमने कई बार छोटे छोटे हिस्सों में वहाँ डिफ्लेशन भी देखा, यानी कीमतों में कमी देखी। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर अनाज, फल और सब्जी इनकी खपत का सबसे बड़ा हिस्सा है तो इन गाँव के गरीबों की ज़िंदगी आसान होनी चाहिए थी। लेकिन इनकी जो खपत का पूरा बास्केट है, इनके पास तो कोई पर्चा भी नहीं होता है, किसी शॉपिंग मॉल से खरीदारी नहीं करने जाते, पर अगर आप इनके खर्च के पर्चे को देखें, बात करें इनके परिवारों में जाके, तो इनके खपत की जो 10 प्रमुख चीज़ें हैं, जिसमें तेल है, सब्जी है और बाकी चीज़ें हैं, इनमें से 6 सामानों की महंगाई ने इन्हें बिल्कुल तोड़ दिया।
यानी इन्हें अनाज सस्ता होने से, सस्ता अनाज मिलने से, जिसके बारे में कहा जाता है कि सरकार सस्ता अनाज दे रही थी, अनाज सस्ता होने से, सब्जी पड़ोस के गांव में सस्ती मिल जाने से इनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 चीजें कौन सी थी? खाद्य तेल, एडिबल ऑयल, कपड़े, स्पाइसेस यानी मसाले, दालें, चाय और ईंधन, जिस भी ईंधन का इस्तेमाल कर रहे थे, अगर ये गैस का इस्तेमाल कर रहे थे या केरोसिन का इस्तेमाल कर रहे थे, इन 10 में से 6 चीजें एक गरीब आदमी के मंथली बास्केट में जो थी वो उसकी उम्मीद से और उसकी जरूरत के से ज्यादा महंगी हो गई। और इसका असर, इसने उस सारी कमी को जो अनाज सस्ते होने, अनाज सस्ता मिलने, दिए जाने या सब्जी सस्ती होने का था, उसको खत्म कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो मैं समझना है। इसका असर हमें यहाँ के खपत पर दिखाई देता है। जबकि मध्यम खपत वाले लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा निर्धन, जो सबसे गरीब लोग थे, उनके यहाँ सबसे ज्यादा केरोसिन और एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतों ने प्रभावित किया, क्योंकि उनके पास कहीं से भी जो एलपीजी सिलेंडर आते थे उनकी कीमतें बढ़ी हैं। अब चलते हैं गांव के दूसरे टोले की तरफ। दूसरा हिस्सा है गांव के, दूसरी तरफ चलते हैं, जहां गांव के कुछ समृद्ध बाबू साहब लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, पक्के मकान वाले लोग रहते हैं, जिनके आगे, घरों के आगे आपको बाइक और कभी कभी ट्रैक्टर दिखाई दे जाएंगे। इनके लिए, ये समृद्ध 20% तबका है, इनके लिए अनाज की कीमत कम होना बिल्कुल बुरी खबर थी, इनके लिए अच्छी खबर नहीं थी। जिस अनाज की कीमत कम होना, शुभम, जिन निर्धन लोगों के लिए अच्छी खबर थी, वो बिल्कुल उल्टी खबर इनके लिए थी। इसलिए मैंने कहा कि महंगाई सबके के घरों पर अलग अलग तरीके से वार करती है, क्योंकि ये महंगाई के ये वहां अनाज के उत्पादक हैं, बिल्कुल अधिकतम उत्पादन ये कंट्रोल करते हैं। इनके उत्पादन प्रक्रिया में ही वो सारे लोग काम करते हैं जो जिस टोले की तरफ हम पहले गए थे। इनकी यहाँ अनाज की कीमत कम होने से इनके यहाँ काम में कमी आई और इसका असर में सीधे मनरेगा में रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि अनाज की कीमत यहाँ कम हुई तो इनके फायदे कम हो गए, अनाज में इनको नुकसान होना शुरू हुआ, कृषि उत्पादन में इनको नुकसान होना शुरू हुआ। यही वर्ग जो है वो गांव में सीजनल और परमानेंट जॉब देता है। अगर इसके पैसे बड़े होते तो हो सकता है ट्रैक्टर और खरीदता, 2 लोगों को जॉब और देता, अगर इसे ये हो सकता है एक फसल और लेने की कोशिश करता, मजदूरी बढ़ाता लोगों की बाजार में। तो यहाँ अनाज की कीमतें कम होने का बिल्कुल उल्टा असर हुआ और इसका असर हमें ग्रामीण रोजगारों में लगातार कमी पर नजर आया, सीजनल तौर पर भी और परमानेंट तौर पे भी। यहाँ कोर इन्फ्लेशन, जिसमें खाद्य कीमतें और ईंधन की कीमतें शामिल नहीं होती हैं, वो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा भारी पड़ी। यहाँ पेट्रोल डीजल की महंगाई सबसे ज़्यादा भारी पड़ी, क्योंकि कृषि के उत्पादन के लिए भी ये डीजल का इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए या ट्रैक्टर के लिए। इनकी कॉस्ट जो थी, इनके जो ऑपरेशनल कॉस्ट थे, अगर इनका बिजनेस मान लें खेती, तो इनके ऑपरेशनल कॉस्ट में फ्यूल ने की महंगाई ने इन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण नुकसान हुआ वो मैन्युफैक्चर्ड सामानों की, वो कपड़ों की आदि, क्योंकि इनकी खपत उन निर्धन परिवार वाले टोले से थोड़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ जो लागत बढ़ी, उस लागत का सीधा नुकसान गाँव के उस टोले पर गया जो दूसरा टोला था, जहाँ से लोग मजदूरी करने आते थे। तो कीमतें नहीं, इन्हें जो अनाज की कीमतों में कमी का नुकसान हुआ, उसका नुकसान वहां पड़ा। अब हम आते हैं शहर की तरफ। दूसरा पड़ाव हमारा शहर की बस्तियां, जहां हम करीब से जाकर देखते हैं किसी भी शहर की बस्तियों में शहरी गरीबों की मुसीबतें सबसे ज्यादा गहरी, और इसीलिए महंगाई से प्रभावित होने वाला शहरी मध्यम वर्ग और शहरी गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उसकी वजह यह है शुभम कि यहां तक आते आते अनाज फल सब्जी भी महंगे हो जाते हैं। बिल्कुल, गांव में रहने वाले किसी सुरेश का परिवार जिस कीमत पर अनाज और फल और सब्जी खरीद लेता है, उससे कम से कम 1.5 या 2 गुनी कीमत पर उसका भाई शहर में रहने वाला वो फल और सब्जी खरीदता है। शहर आते आते वो महंगे हो जाते हैं। यहाँ क्या हुआ, यहाँ ईंधन की महंगाई तो वैसे भी थी, बराबर थी गांव और शहर के लिए। यहाँ अनाज और फल सब्जी की महंगाई ने इनके बजट्स को और ज़्यादा तोड़ दिया। खाद्य तेल की महंगाई यहाँ थी, रसोई गैस की महंगाई यहाँ थी, पेट्रोल डीजल ने इनके कन्वेंस को असर किया। जो चीज़ हम नहीं पकड़ते शुभम, शहरों में जो सबसे निचला तबका है वो दूर दूर तक जाकर काम करता है, अपने निवास क्षेत्र से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाकर काम करता, उसके पास कोई कन्वेंस नहीं है। वो आमतौर पर प्राइवेट व्हीकल्स का, चाहे वो टेम्पो हो, टैक्सी हो या ऑटो, इनका इस्तेमाल करता है या पैदल चलता है। यहाँ पर जो परिवहन की महंगाई आई, अब आप कहें कि सर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से आपके घर आने वाले प्लम्बर को क्या फर्क पड़ा? उसे फर्क पड़ा। उसके पास गाड़ी नहीं थी, उसके पास बाइक नहीं थी, पर वो जिस ऑटो टेम्पो से आता था उसने हर बार किराया बढ़ा दिया, तो उसकी कॉस्ट पर असर पड़ा। इसलिए फ्यूल की इन्फ्लेशन इन्हें असर करती। इनके बजट ही उजड़ गए, बिल्कुल इनका पूरा बजट उजड़ गया शहरी मध्य वर्ग के गरीबों का। और इसीलिए हमें शहर वापस लौटते लोग नहीं दिख रहे हैं गांव में। इसीलिए अभी भी लोग रुके हुए हैं कि कम से कम खाना तो सस्ता है भैया,
बिल्कुल। सब्जी तो खाना तो सस्ता है, शहर जाके तो ये भी महंगा महंगा मिलेगा, इसलिए वहाँ सरकारें भी खाना सस्ता और सस्ता, तो वहां से हमें शहर की तरफ आने वाले लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो गरीबी में रहने के लिए तैयार हैं। हाँ, यहाँ एक चीज़ हुई कि यहाँ मैन्युफैक्चर्ड सामानों की महंगाई गाँव से कम थी, क्योंकि गाँव में जो मैन्युफैक्चर्ड सामान महंगे थे, कपड़े वगैरह, वो यहाँ सस्ते दिखाई दिए। लेकिन चूंकि इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ चुकी थी बाकी चीज़ों के कारण कि यहाँ इसकी डिमांड नहीं दिखाई देती, और इसीलिए हमें जब जीडीपी के आंकड़े आते हैं या जो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े आते हैं, तो हमें वहाँ उन चीज़ों की डिमांड नहीं दिखाई देती जिन चीज़ों की डिमांड शहरों में आमतौर पर ये इसकी खपत का हिस्सा होता है। शुभ, जनवरी 2022 में जो महंगाई का नया हमला हुआ हमारे सामने, उससे पहले ये जो शहरी वर्ग था उसके लिए पिछले साल की पहली तिमाही में ईंधन 15%, खाद्य उत्पाद 27% और चाय 12% और दालें लगभग 9% तक महंगी हो चुकी थी। ये पिछले साल की बात है। अब तो हम दूसरी यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ ये सारी चीज़ें और कई गुना महंगी हो गई। बिल्कुल, यानी कि अंशुमान जी का कहना है कि महंगाई भी अपनी अपनी है, अपनी अपनी महंगाई है। आप जिस टोले के सदस्य हैं, अब आपको ये बात बिल्कुल गहराई से समझ आ गई होगी कि आपको अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर शहर में आपका कोई भाई रह रहा है उसको वो चीज़ उतनी सस्ती मिले। सर, आगे आप लिख रहे हैं कि गरीबी और महंगाई की पक्की दोस्ती है, इस दोस्ती के पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ये बड़ी जोड़ी है, और यही जोड़ी जो है ना, ये बात भारत की सरकारें जब कहती हैं कि हम लोगों को सस्ता अनाज दे रहे हैं और अपने आप को उदार या बड़ा वेलफेयर स्टेट बताने की कोशिश करती हैं, तब वो इस जोड़ी से ध्यान हटा देती हैं या हटाने की कोशिश करती हैं, इसे समझने की कोशिश नहीं करती हैं। एक तो चीज़, महंगाई बढ़ी, डिमांड कम हुई, दूसरी तरफ कच्चे माल की लागत बढ़ी, जिस पर हमने मनी सेंट्रल में चर्चा भी की थी कि कंपनियां कहां तक कीमतें बढ़ाएंगी, कंपनियां कहां तक अपने उत्पाद की पैकेजिंग में सामान कम करेंगी, तो उन्हें तो अब उनके मार्जिन्स पर असर पड़ेगा। इसलिए उत्पादन थम रहा है। अभी जीडीपी के जो नए आकलन आना शुरू हुए हैं वो सिर्फ इसी के कारण आए कि कंपनियां कोई नया निवेश करने को तैयार नहीं है, क्योंकि बाजार में मांग नहीं है। कीमतें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं खपत घटाने के लिए। सबसे ज़्यादा नुकसान इस पूरी प्रक्रिया में किसको होता है? वो लोग जो बाजार की प्रतिस्पर्धा में किसी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के साथ सामने खड़े होते हैं। मोनोपोली प्रोडक्ट कंपनियों को उतना नुकसान नहीं होता है। तो शहरी बाजारों में रोजगार जहां से आते हैं वो छोटे उद्योग हैं, वो व्यापार हैं और कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ तीनों जगह अगर आप देखिए तो इनके जो बेसिक रॉ मटेरियल सर्विसेज हैं उनकी कीमतें कितनी बढ़ी। भवन निर्माण की कीमतें 10 से 15% तो मकानों की कीमत बढ़ने वाली है। इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है, लोग खरीद नहीं रहे हैं। व्यापार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पेट्रोल डीजल, उसकी लागत तेजी से बढ़ी। और कच्चे माल के कारण जो थोड़े बहुत उद्योग भारत में काम कर रहे थे उनकी लागत बढ़ी। तो यहाँ कच्चा माल सस्ता होने तक और उसके बाद कमेंसुरेट या बराबर की मांग आने तक काम धंधे रफ्तार नहीं पकड़ेंगे। ये बात हमें सर्वेज में दिखाई देती। तो गरीबी का जो एक हिस्सा रोजगार आने से या कमाई बढ़ने से सामने आता है वो यहाँ दिखाई देता है। और चूंकि काम धंधे नहीं आएंगे, लेबर की सप्लाई ज़्यादा रहेगी, वेजेस हमेशा दबे हुए रहेंगे क्योंकि काम मांगने वाले लोग ज़्यादा हैं और वेजेस कम है। इसका बिल्कुल दूसरा असर मनरेगा में दिखता है। मनरेगा में गांव में इसीलिए मांग काम की बढ़ती जा रही है। सरकारें 25 दिन और 30 दिन की साल में भी काम नहीं दे पा रही हैं लोगों को, क्योंकि उन्हें पता है कि गांव में एक तो जीवन जीने की लागत कम से कम खाने के मामले में कम है, शहरों में जिंदगी जीने की लागत बहुत ज़्यादा है और यहाँ वेतन बढ़ने की या मजदूरी बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए लोग गांव से वापस नहीं लौट रहे हैं। इसीलिए शहरी अर्थव्यवस्था में आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो जिस तरह से डिमांड आना चाहिए थी वो नहीं शुरू हुई। तीसरा एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि गांव में इस महंगाई के कारण, इसके कारण जो एक और बड़ी वजह आई मांग खपत कम होने में, कि शहरी कामगार गांव के आय का बड़ा स्रोत है। शहरों से जाने वाला पैसा गांव की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आर्थिक सर्वेक्षण आया था 2017 का, उसने बताया था कि 2011 से 2016 के बीच शुभम करीब 90 लाख लोगों ने इंटरनल माइग्रेशन किया था जो गांव से शहर की तरफ आए थे। अगर ये श्रमिक 10,000 रुपये प्रति महीने भी कमाते हैं तो ये कमाई करीब $170 अरब के आसपास है। अगर आप 90 लाख लोगों के माइग्रेशन का सरकार का आंकड़ा माने, और इसका अगर 1/3 धन भी गांव में वापस लौट जाता है, 1/3 पैसा भी गांव में लौट जाता है, तो एक जीडीपी का करीब 2% है, इतना पैसा गांव जाता था। अब वो पैसा गांव नहीं जा रहा है क्योंकि एक गांव में रोजगार नहीं और दूसरा चीज गांव में शहरों में जिंदगी जीने की लागत बढ़ी हुई है। और चौथी बात, मंदी से उबरने के दावे के बावजूद भारत में बेकारी दर फरवरी में 8.1% की ऊंचाई पर दर्ज की गई, जो 6 माह का सबसे बड़ा स्तर था। ग्रामीण बेरोजगारी 8% पर थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खेती का हिस्सा केवल 35% है। 60% पैसा लोगों को शहरों में और आसपास के क्षेत्रों में काम करने से मिलता है। ये वो जोड़ी है जो
महंगाई और बेरोजगारी के बीच में ले जाकर लोगों को खड़ा कर देती है, जहां हमें सरकारों की पॉलिसी इंटरवेंशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर, महंगाई जी का जंजाल है, समझ आ गया, गरीबी से इसका रिश्ता है, ये भी समझ में आ गया। अब आप ये बताइए, आगे महंगाई कम होगी और बढ़ेगी या कुछ राहत दिख रही है? 2022 का साल भयानक महंगाई का, ये मैं नहीं कह रहा, तो आरबीआई कह रहा है, ये तो यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, ये तो इक्रा और दुनिया भर की एजेंसियां कह रही हैं। युद्ध के बाद कई सारे जिन्सों की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर, कई सालों की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, जिस पर हम अलग अलग से चर्चा देखते रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 25 से 40% बढ़े हैं। अब धातुओं पर आधारित जितने भी उद्योग हैं, और सबके सारे उद्योगों में धातुओं का कुछ ना कुछ हिस्सा है, ये छोटी छोटी चीज़ों की कीमतें बढ़ाएंगे या उनकी क्वालिटी घटाएंगे। इसका सबसे बुरा असर शुभम किन पर पड़ेगा? इनका सबसे बुरा असर पड़ेगा जीवन स्तर बेहतर करने की छोटी छोटी कोशिशों पर। छोटी कोशिश क्या है? गांव में साइकिल है, बाइक ले ली जाए, एक इस फीचर फ़ोन है, उसकी जगह एक स्मार्टफोन ले लिया जाए। बच्चा सस्ते स्कूल में पढ़ता है, उसे थोड़े बेहतर स्कूल में पढ़ा दिया जाए, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी घर में एक ही पंखा है, दूसरा पंखा लगवा लिया जाए, एक टेबल फैन खरीद लिया जाए। यहीं से सस्ते वाहन, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक, सस्ते बिजली उपकरण, सस्ता फर्नीचर, और मकान में अब थोड़ा पैसा आ गया तो चलो मकान पर एक छत डलवा ली जाए, एक मंजिल और खड़ी करा ली जाए, उस पर एक स्लैब डलवा ली जाए। ये जो सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी की बेहतरी को प्रभावित करने वाली, ये सब यहाँ महंगाई ट्रैवल करना शुरू कर चुकी है। इसका असर आपको अगले 2-3 महीनों में इन सारी चीज़ों पर डिमांड पर दिखाई पड़ेगा। बाइक का बाजार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 80% भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर बाइक की सेल से आता है, और बाइक की सेल्स गिरने का मतलब ये इसी चीज़ का रिफ्लेक्शन है। ईंधन की महंगाई उत्पादों की लागत तक आएगी, और जो वाहन रहित तबका है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। भारत में हमेशा जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की बात होती है ना शुभम, तब बात होती है केवल कार वालों की दृष्टि से। जो वाहन रहित तबका है वो हवा में उड़ के नहीं जाता है, वो भी 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का ट्रैवल जो करता है विदाउट किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, भारत के ज़्यादातर शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, उसे पेट्रोल डीजल की महंगाई सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, और बहुत बड़ा तबका है वो वाहन रहित तबका है। जबकि कपड़ा तो उसके लिए, और जो कपड़ा, दवा, सर्विसेज, पैक्ड फूड की जो आने वाली महंगाई है, वो ग्रामीण और शहरी निर्धनों पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ेगी। दवाएं महंगा होना, कपड़े महंगा होना, पैक्ड फूड महंगा होना। देखो शुभम, ऐसा अमेरिका और यूरोप में लोग महंगाई और गरीबी का रिश्ता बहुत कायदे से समझते हैं। वहाँ तो ये माना जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ी तो आप गरीब हुए, भले ही आप मिडिल क्लास में हो, अपर मिडिल क्लास में हो। इसलिए वहाँ जब मुद्रास्फीति 0.5% भी बढ़ती है ना, तो सिंहासन हिल उठते हैं। बाइडेन का वो प्रसिद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें याद है, जब इन्फ्लेशन पर एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, तो बाइडेन कितना उत्तेजित हो गए थे। हमारे यहाँ तो आप महंगाई पर नेताओं से सवाल पूछे तो मुस्कुराते हैं, क्योंकि वहाँ संवेदनशीलता की स्थिति है। हमारे यहाँ नेता और हमारी सरकारें ना तो ये समझना चाहती हैं कि ये गरीबी कैसे कम की जाए, इसे कम करना मुश्किल नहीं, और ना हमारे यहाँ लोग उससे सवाल पूछना चाहते हैं। महंगाई कम करने की कोई तत्कालिक सूझ सरकार के पास नहीं है। वो केवल इतना कर सकते हैं कि कमाई बढ़ा दें या टैक्स घटा दें। अगर वो टैक्स घटा दें और महंगाई कम कर लें तो वे हमारी थोड़ी सी चुभन कम कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि चुनाव ही सरकारों की संवेदनशीलता का पैमाना है। चुनाव की जीत और हारे तय करती है कि कोई सरकार कितनी संवेदनशील होगी और वो किस तरह से आगे आएगी। और इसलिए हम महंगाई को चर्चा में उसके असर को महसूस तो करते हैं, पर उसे पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के मुख्य केंद्र में नहीं लाते। भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी आर्थिक प्लानिंग में इन्फ्लेशन सेंटर में है ही नहीं। इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम E+E मैं कहता हूं कि भारत की आर्थिक चर्चा के केंद्र में दो ही चीजें होनी चाहिए, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों चीजें केंद्र में हैं ही नहीं, इसलिए ये सारी चीजें नहीं समझ में आती। लेकिन बेरोजगारी और मंदी के बाद जब स्टैगफ्लेशन आती है, तो भारत के लिए स्टैगफ्लेशन का जो दौर है, इसे उबारने के लिए कुछ ना कुछ गंभीर रूप से सरकारों को अपनी आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव करने होंगे। तब नहीं तो ये एक पूरी पीढ़ी जिसे तेज ग्रोथ चाहिए, वो फिर वो निम्न आय वर्ग से ऊपर कभी नहीं निकल पाएगी। बिल्कुल। और ये सबसे अहम बात है जो अंशुमान जी ने कही कि महंगाई रोकना सरकारों के बस में नहीं है, ये लड़ाई हमें खुद लड़नी है। सर, ये था इस हफ्ते का अर्थात महंगाई पर बिल्कुल आर पार आपने सब कुछ समझ लिया होगा। महंगाई के हिस्से कौन से हैं, परिवार के सदस्य कौन से हैं, आप पर वो कैसे असर डालती है, आपके किसी भाई बंधु पर, रिश्तेदार पर वो कैसे असर डालती है, और आप किस वर्ग में हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि आपको महंगाई कितना सताएगी। अब बारी आपके सवाल जवाबों की। तान्या शर्मा का सवाल है सर, वो ये जानना चाहती हैं कि क्या आने वाले दिनों में
अगले 2 साल का सिनेरियो इनके दिमाग में, गोल्ड की कीमतें कितनी रहेंगी, क्या यहाँ तेजी देखने को मिलेगी? गोल्ड की कीमतें हायर साइड में रहने की संभावना है। उसकी दो बड़ी वजह है कि आप अगर 2 साल का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 पैमानों का इस्तेमाल करें तान्या, ये देखें कि अमेरिका के ट्रेजरी की बॉन्ड यील्ड किस लेवल पर जा रही है। दूसरी चीज़, अमेरिका का फेडरल रिजर्व किस तरह से कीमतों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का जो कार्यक्रम रखता है, वो 4 बढ़ोतरी करने की बात है। और तीसरी चीज़ आप देखें कि क्रूड के प्राइस के जो प्रोजेक्शन हमको मिल रहे हैं, अगर ये 3 पैमाने आप एक मेज पर बिठा कर रख दें और इनके प्रोजेक्शन चार्ट के सामने खोल लें और फिर गोल्ड को देखें, ये तीनों अगर बढ़ने की तरफ हैं, कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड हाई लेवल पर रहना और अमेरिका और यूरोप के बाकी देशों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होना, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक बड़ा सिनेरियो क्रिएट करती हैं जो इन्फ्लेशन ऊंचे रहने का सिनेरियो है। चाहे वो फेडरल रिजर्व हो या वो अमेरिका के बाकी आर्थिक विशेषज्ञ सब मान रहे हैं शुभम कि ये इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं है, ये इन्फ्लेशन थोड़ी लंबी टिकेगी क्योंकि इसमें बहुत सारी शॉर्टेजेस हैं, सप्लाई चेन के इशू हैं। तो अगर इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं है, अगर दुनिया में महंगाई 6 महीने साल भर के आसपास रहनी है, तभी तो 4 किस्तों में ब्याज दरें बढ़ाने की बात अमेरिका ने कही, तो सोने को लेकर आउटलुक पॉजिटिव रहेगा पूरी दुनिया में बढ़ोतरी की दृष्टि से। और एक और महत्वपूर्ण बात जिसे हमने पिछली बार अपने अर्थात और इकोनॉमिक में संकेत में कहा था कि कमोडिटी की कीमतों के आधार पर जब मनी की कीमतें तय होने लगती हैं तो जो वैल्यूएबल और हाई वैल्यू कमोडिटीज़ हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो आप इस पर नज़र रखिए कि दुनिया का कौन सा देश और कौन सा सेंट्रल बैंक आने वाले समय में कितना सोना खरीद रहा है, कितना सोना खरीद रहा है। वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि सोने की कीमत का भविष्य क्या है और उसके आंकड़े लगातार आते रहते हैं। हम समय समय पर आपको मनी सेंट्रल और इकोनॉमिका में बताते भी रहेंगे कि कहाँ किस बैंक ने कितना सोना खरीदा। बिल्कुल सर। अगला सवाल राधिका अग्रवाल का है। वो कह रही है कि रूस का फॉरेक्स रिजर्व अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, उसके कारण वो बेकार हो गया। गोल्ड रिजर्व पर भी पाबंदियां लगा दी गई। क्या संकट के समय सोने को लेकर वो शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पर जा सकता है, क्योंकि ये रास्ता भी बचा है? और क्या भारत भी इस रास्ते रूस के साथ कोई व्यापार संबंध स्थापित कर सकता है? ये एक संभावना दिखती है, पर शंघाई गोल्ड एक्सचेंज में रशिया अगर गोल्ड का ट्रेड करता है, सेल करता है, तो उसको भुगतान किस पैसे में किया जाएगा? और अगर युआन में भुगतान किया जाएगा तो युआन ट्रेडेबल करेंसी होगी और उसको अलाउ करेगा। क्योंकि अभी तो चर्चा ये है कि जिस दिन हम आज इस पर डिस्कशन कर रहे हैं आज 30 मार्च को, तब यूरोप के देश इस तैयारी में है कि चीन से बार बार सवाल पूछे जाएं, जहाँ कि वो अपना रुख स्पष्ट करे रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर। तो ये गोल्ड वहाँ ट्रेड तो हो सकता है, लेकिन एक तो ये कि वो गोल्ड जिन रिजर्व्स में है वहाँ से निकालने की समस्या है। अभी जो इंटरनली जो रशिया की सीमा के भीतर गोल्ड उपलब्ध था, उसके लिए कंपनियों से कहा गया है कि वो गोल्ड वापस उसमें जमा करें। प्रॉब्लम है कि गोल्ड की ट्रेडिंग तो हो सकती है, पर गोल्ड से बदलने के लिए आपको कोई करेंसी चाहिए, सामान खरीदने के लिए, पेमेंट करने के लिए, और वो करेंसी अवेलेबल नहीं है। डॉलर अवेलेबल नहीं होगा, यूरो अवेलेबल नहीं होगा, युआन की सीमा तक लेन देन का हिस्सा बनेगा ये पता नहीं है। और ये ब्लॉकेड और ये जो सैंक्शन है, इसीलिए क्रमशः डॉलर से बाहर निकलकर गोल्ड तक आया है। तो थोड़ी संभावना मुश्किल दिखाई दे रही है। और भारत से भी अभी गोल्ड के एक्सचेंज पर व्यापार की तो कोई संभावना है, कोई चर्चा नहीं दिखाई दी कहीं पे। चलिए, अब बात आपकी इनकम की। सर, वित्त वर्ष शुरू हुए 3 दिन हो गए, आज हम रविवार को बैठे हैं, वित्त वर्ष शुरू हुए 3 दिन हो गए। वित्त वर्ष की शुरुआत का ये पहला वीकेंड है। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इनकम की रोशनी में बताना चाहेंगे कि वित्त वर्ष की शुरुआत में कर लो तो सबसे बेहतर? शुभम, हमारे यहाँ वित्त वर्ष शुरू होता है, मार्च खत्म होता है, त्यौहार होली का खत्म होता है और नया साल शुरू होता है, तो हम आमतौर पर पलटकर नए साल की शुरुआत में, जैसे कि हम जनवरी में साल शुरू करते हैं तो कुछ रिजोल्यूशन करते हैं, कुछ शुरुआत करते हैं, वैसा काम अपने फिनेंशियल प्लानिंग के साथ, अपनी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ कभी नहीं करते। मनी 9 में हमारी लगातार एक कोशिश है कि उन चीज़ों में हम आपको आगे ला सकें और बता सकें। अगर आप एक हफ्ता नए वित्त वर्ष की शुरुआत में निकालें और उसमें 3 या 4 चीज़ों पर फोकस करें। पहली सबसे बड़ी चीज़ जो आप दोबारा बैठकर हिसाब लगाएं, अपने लोन स्टेटमेंट मंगाएं, अगर आपके पास लोन है, अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मंगाएं और ये समझने की कोशिश करें कि आपकी लायबिलिटीज़ पिछले 1 साल में कितनी बढ़ी, कितना कर्ज आपके ऊपर था। ये हिसाब आपके हाथ में साल की शुरुआत में होना चाहिए। और उसी के साथ दूसरी चीज़ ये जोड़ें कि क्या उस लायबिलिटी को कम करने का कोई विकल्प इस साल उपलब्ध है? क्या कोई बैंक आपका के बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए तैयार है? क्या आपके पास कहीं कोई सरप्लस पैसा पड़ा हुआ जिससे कि आप प्रीपेमेंट कर सकते हैं कर्ज का?
आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे महीने में आपके कार की, होम लोन की या किसी लोन की किस्त में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए और आप जल्द ही डेट की लायबिलिटी से बाहर निकल आए। तो पहली बात फाइनेंशियल प्लानिंग का, साल की शुरुआत की पहली प्लानिंग होती है लायबिलिटी प्लानिंग। हम अक्सर इनकम प्लानिंग से जिंदगी शुरू करते हैं। अगर आपके पास लायबिलिटी नहीं तो आप दुनिया के सबसे स्वस्थ व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति हैं। पर अगर आपके पास किसी भी तरीके की लायबिलिटी, कोई भी डेट आपके पास है, तो पहली चीज ये कि आप बैठे 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन अपने सारे अकाउंट्स हैंडल करें और देखें कि आपकी लायबिलिटीज कहाँ खड़ी हैं, कितनी बढ़ी हैं और उन्हें कैसे कम किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये सीख आपके लिए आपके बहुत काम की है। पहला संडे है वित्त वर्ष का, आज ही अपने लोन अकाउंट के स्टेटमेंट लाइए और ये संकल्प लीजिए कि आप कितनी जल्दी, ये नहीं कि इसी साल हो जाए, लेकिन कितनी जल्दी डेट फ्री हो सकते हैं, लायबिलिटी फ्री हो सकते हैं। सर, किस्सों का सिक्का और बता दीजिए चलते चलते, इस हफ्ते क्या है नया? किस्सों के सिक्के में इस बार हम बात करेंगे रूबल के, बड़े अनोखे और उठापटक भरे इतिहास की। हमारी चर्चाओं में रूबल लगातार आता रहा है और उस सिक्के में आप किस्सों के उस सिक्के में आपको ये दिखाई देगा कि रूस होगा महाशक्ति दुनिया की, रूस के पास होंगे दुनिया के सबसे ज़्यादा हथियार, लेकिन आर्थिक प्रबंधन के मामले में ऐतिहासिक तौर पर रूस शायद दुनिया के सबसे खराब इकोनॉमिक मैनेजमेंट वाले देशों में रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसका आईना है रूबल जो दिखाई देता है। तो रूबल के इतिहास का बेहद दिलचस्प किस्सा हम इस बार किस्सों के सिक्के में आपको सुनाएंगे, उसे देखना मत भूलिएगा। बिल्कुल सर, कोई खास किताब चलते चलते जो आप बताना चाहेंगे? किताब रूस की चर्चा में है, क्योंकि हम कुछ नई किताबों की तलाश हो रही थी। हालांकि पुरानी किताब है लेकिन मेरे पास उपलब्ध थी तो हमने इसे दोबारा पढ़ना शुरू किया है। ये कैथरीन मेरिडल की किताब है, रेड फोर्ट्रेस, सीक्रेट ऑफ रशियाज हिस्ट्री। ये पूरी किताब क्रेमलिन के जरिए, कि क्रेमलिन दुनिया की सबसे रहस्यमय इमारतों में है, जार से लेकर पुतिन तक, क्रेमलिन के माध्यम से रूस के इतिहास में पिछले 100-150 सालों में, 200-300 सालों में क्या हुआ, और कई सारे अनसुने किस्से, कई सारी दिलचस्प कहानियाँ, कई सारे इतिहास के संदर्भ। ये बहुत ही विशिष्ट किताब है रेड फोर्ट्रेस के नाम से। इसे पढ़ के बहुत सारे किस्से मुझे रूस के बारे में पता चल रहे हैं, जो आमतौर पर रूस हमारे इतिहास के अध्ययनों में उतना आगे नहीं आता। तो ये इस हफ्ते की मेरी पढ़ाई की खुराक है। बिल्कुल, और इस पढ़ाई खुराक के बाद सर बताइएगा कि इस किताब में क्या खास था, और उसके कुछ अंश मुझे लगता है किस्सों के सिक्के में भी देखने को, सुनने को मिलेंगे। चलिए, तो ये थी हमारी पेशकश इकोनॉमिकम की। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी रविवार को, और कल आपको फिर मिलेंगे हम और अंशुमान जी दोनों लोग शाम को 7 बजे मनी सेंट्रल में। दीजिए मुझे इजाज़त, अंशुमान जी को इजाज़त, नमस्कार।